नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से स्लाइटली रिकवरी के साथ इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर आज इंडेक्स में देखने को मिल रहा है, जिसमें बिकवाली फर्स्ट हाफ में प्रेशर अभी भी है, लेकिन लोअर लेवल से कुछ रिकवरी इंडेक्स में जरूर आई है। 74 अंकों के आसपास का फॉल एक समय पे था, करीब 63 अंक नीचे इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में आज ज्यादा बेटर एक्शन आपको दिखाई पड़ेगी। मिड कैप इंडेक्स मोर लेस फ्लैट है, बहुत ज्यादा वहां पर कोई डैमेज नहीं है। आधा % के आसपास की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1/4% के आसपास की गिरावट साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी सी बिकवाली वहां पर जरूर देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे मिड कैप स्टॉक्स से रिलेटेड कई सारी अहम खबरों को लेकर भी। साथ ही साथ हमारे साथ रत्नेश गोयल मौजूद होंगे अरिहंत कैपिटल के, उनसे भी हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपया। पहली बार $1 का भाव 82 रुपए के पार, 82 रुपए 40 पैसे का निचला स्तर छुआ। इस साल अब तक 10% से ज्यादा टूटा। रुपए की कमजोरी ने बढ़ाई बाजार की चिंता। दिन के निचले स्तरों पर बैंक निफ्टी 39,000 के करीब आया। निफ्टी में करीब 70 अंकों से ज्यादा का दबाव। मिड कैप शेयरों में भी दबाव, मार्केट के सभी सेक्टर से बिकवाली। अगर आप लास्ट 25 साल में इंडियन मार्केट को देखें तो करीब 14% रुपी रिटर्न रहा है। वॉरेन बफेट का लास्ट 25 साल का रिटर्न है 8.9% पर एनम और यूएस मार्केट का रिटर्न है 8% पर एनम। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल से खास बातचीत में बोले समीर अरोड़ा, भारत में निवेश ना करके वॉरेन बफेट ने किया अपना नुकसान। कहा बैंक फाइनेंशियल सेक्टर में है बड़े मौके। पूरा इंटरव्यू आज शाम 7:27 पर। दूसरी तिमाही में अच्छे अपडेट से चमका टाइटन, 5% उछलकर वायदा का टॉप गेनर बना। Q2 में 18% बढ़ी कंपनी की सेल्स। गोल्ड ज्वेलरी सेगमेंट में दिखी डबल डिजिट ग्रोथ। अच्छे अपडेट के बाद कल्याण ज्वेलर्स भी 4% ऊपर। तो भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव। आज शुरुआती कुछ फ्लैटिश टोन पे शुरुआत, उसके बाद बिकवाली, लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग पुल बैक, फिर बिकवाली, फिर लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक इंडेक्स में देखने को मिला। और जो ये उतार चढ़ाव है इसके बीच में आज मेजर थ्रस्ट आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप आधा % जरूर नीचे कामकाज कर रहा है, लेकिन वहां पर भी लोअर लेवल से एक अच्छा मूव आया है। और खासतौर से स्मॉल कैप यानी कैश मार्केट के जो स्टॉक्स है वहां पर तो मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे ही कामकाज हो रहा है, तो बहुत ज्यादा डैमेज एटलीस्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आप एडवांस डिक्लाइन की स्थिति के ऊपर नजर डालेंगे तो वहां पर इतना सीवियर प्रेशर नहीं है। करीब 1300-1400 शेयर तेजी में है और उतने शेयरों के अंदर आज बिकवाली भी देखने को मिली। 1370 शेयरों की तेजी के आगे करीब 1400 शेयर जो कि बिकवाली के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बातचीत करने के लिए रत्नेश गोयल हमारे साथ मौजूद है अरिहंत कैपिटल से। रत्नेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर है, लेकिन इंडेक्स को लेकर आपकी राय, कोई सीवियर डैमेज? गुड आफ्टरनून सुमित जी। कोई ऐसा बड़ा मोमेंटम इंडेक्स में देखने को नहीं मिल रहा है। मेजर जो रीजन रहा है गिरावट का आज के दिन तो वो रुपये की कमजोरी का रहा है। बट अभी आप देखेंगे कि करेक्शन के बाद में जो भी गिरावट आई उसके बाद में हमको निफ्टी में वापस 17,200 पे एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिला स्तर पे। तो 17,200 का स्तर एक महत्वपूर्ण स्तर रहेगा आज के लिए। और ऐसा लगता है कि नीचे में वापस से खरीदारी के मौके हमारे निवेशकों को वापस से मिलेंगे। तो 17,200 17,180 के बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे वापस से निफ्टी आती तो खरीदारी का चेष्टा रखनी चाहिए, जो कि निफ्टी को वापस से 17,340 17,400 तक के लिए लेके जा सकती है। थोड़ा सा मेजर डैमेज अगर हम कंपेयर करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जरूर थोड़ा सा ज्यादा डैमेज हमको देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में गैप डाउन खुलने के बाद में इसमें रिकवरी थोड़ी कम आ पा रही है निफ्टी के कंपैरिजन में। बट ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में भी अगर 38,800 38,700 के लेवल आते हैं तो वहाँ पे एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है हमको। और वो वापिस से बैंक निफ्टी को 39,300 39,400 को तक लेके आ सकती है। एक टोन जो है, एक शेड जो है, थोड़ा बैंक निफ्टी कमजोर जरूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन हाँ इंडेक्स में एज ऑफ नाउ कोई बड़ा डैमेज, कोई सीवियर डैमेज नहीं दिखाई पड़ रहा है। रत्नेश जी, कोई इंडिविजुअल स्टॉक जिस पर आपकी नजर है? हाँ, मेरे पास 2-3 मिड कैप के स्टॉक है। सबसे पहले तो एक मेटावर्ल्ड पे हमारे निवेशकों को, दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए। इसमें एक करेक्शन के बाद में एक डेली चार्ट में हम देखेंगे 200 का मूविंग एवरेज पे एक अच्छा सपोर्ट लिया है और वॉल्यूम भी हमको देखने को मिला है। तो ऐसा, और कल की मंदी भी स्टॉक में खाली है, तो ऐसा लगता है कि स्टॉक में थोड़ी सी तेजी हमको देखने को मिल सकती है आज के सत्र में या फिर आने वाले 2 दिनों में। तो अगर अभी 875 रुपए का भाव चल रहा है,
मुझे ऐसा लगता है कि 925 तक के टारगेट के लिए 850 रुपए के स्टॉप लॉस से मेकडाउन में तेजी करना चाहिए। और दूसरा स्टॉक है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में हमको डेली चार्ट पे रनअवे गैप देखने को मिली थी और बाजार ने उसमें जो करेक्शन आया अभी रिसेंट में, वहां तक टाटा केमिकल रनअवे गैप को वापस से टेस्ट कर लिया है और उसके बाद में एक नए ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। तो टाटा केमिकल ऐसा लगता है कि 1250-1300 तक के टारगेट के लिए टाटा केमिकल में तेजी करना चाहिए और इसका स्टॉप लॉस आएगा 1140 रुपए का। जी, तो दो नाम, एक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए 875 का जिक्र अभी अभी रत्नेश जी ने किया। अब 878 का दाम यहां पर देखने को मिल रहा है। डे हाई पर बातचीत के दौरान आ चुका है, 1.5% का उछाल यहां देखने को मिल रहा है। इस पर आप नजर रखेंगे। 925 के टारगेट्स रत्नेश जी देख रहे हैं। और दूसरा नाम है टाटा केमिकल, 2.5% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। 1174, 1175 ये दाम है और इस दाम के दम पर आप इस पर भी नजर रखेंगे। अच्छा, टाटा समूह की बात हुई थी, वही टाइटन भी लेकर आई आज, जिन्होंने अपडेट दिया सेल्स का, और सेल्स के अपडेट का इंपैक्ट है। स्ट्रांगली स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, सुबह से ही कोई भी साइन नहीं है वीकनेस का, और करीब करीब 5% की तेजी के साथ 2722 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। रत्नेश जी, टाइटन कैसा दिख रहा है आपको? टाइटन का बहुत खूबसूरत चार्ट बना हुआ है और आज बहुत अच्छा इसमें हमको वॉल्यूम देखने को मिला है। आज की गैपअप के बाद में आप देखेंगे बाजार में थोड़ा बहुत भी करेक्शन आ रहा है, पर टाइटन में चार्ट में बिल्कुल भी करेक्शन नहीं आने को तैयार है। तो ऐसा लगता है कि टाइटन में काफी अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। एक हर्डल है इसको 2780 का, अगर ये निकालता है तो 2900 रुपए तक के लिए हमको इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 2650 का, और अगर कोई मीडियम टर्म का इन्वेस्टर है तो उसको रखना चाहिए 2550 का, और 2900 से 3000 रुपए तक के टारगेट के लिए टाइटन में तेजी जरूर करना चाहिए। 2900 से 3000 ये टारगेट्स आपको रत्नेश जी दे रहे हैं। आप तेजी खेल सकते हैं, थोड़ा बहुत नीजक रिएक्शन जरूर रहते हैं बीच बीच में, लेकिन अदरवाइज क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं है, तो आप आराम से इसके अंदर बने रह सकते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल और बैंक में वेल्थ क्रिएशन के बड़े मौके हैं, ये मानना है हिलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा का। अनु सिंघल हमारे मैनेजिंग एडिटर के साथ बातचीत में उन्होंने ये बात साफ की कि उनके मुताबिक फाइनेंशियल सेक्टर में एक अच्छे मौके हैं और स्पेस के अंदर अगले 3 साल के अंदर बढ़िया वेल्थ क्रिएट होते हुए दिखाई पड़ सकती है। साथ ही साथ उनको ये भी लगता है कि एनबीएफसी स्पेस भी काफी बेहतर है। तो आपको सुनवाया था, उनका क्या कहना है? तो इस समय रिस्क रिवॉर्ड कहाँ फेवरेबल है समीर? अगर यहाँ से किसी को फ्रेश पैसा डालना है, आप फ्रेश पैसा कहाँ डाल रहे हैं इस समय? तो हम मोस्टली फाइनेंशियल्स में डालते हैं। हमने छोटे बैंक्स भी लिए हैं, तो हमारे पास खाली HDFC बैंक नहीं है, हमारे पास HDFC, ICICI और स्टेट बैंक तो नियरली सेम वेट के हैं, मतलब 7% टाइप ईच। और फिर हमने 2-2.5-3% के लिए हुए हैं इंडसइंड बैंक, और मोर रिसेंटली अबाउट 1-1.5 महीने पहले IDFC फर्स्ट बैंक। तो उसमें सबसे आसान मुझे लगता है कि बैंक्स में लेना, क्योंकि बैंक्स की जो बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो गई हैं, NPA प्रॉब्लम खत्म हो गई है। उन्होंने नए ऐसे लोन दिए नहीं कॉर्पोरेट सेक्टर को जो कभी अटके, बिकॉज नॉर्मली ये कॉर्पोरेट साइकिल में प्रॉब्लम्स होती थी। और कंज्यूमर इज डूइंग वेल, एवरीबडी एग्रीज। एंड बेसिकली व्हेन अ फाइनेंशियल सेक्टर इज स्ट्रांग इन द सेंस कि वो पुराना बैगेज नहीं कैरी कर रहा NPAs का, तब नेक्स्ट 2-3 साल वो आराम से ग्रो कर सकते हैं। प्लस अगर आप उनकी वैल्यूएशन देखें कंपेयर टू द लास्ट 5 ईयर 10 ईयर एवरेज, कोई री रेटिंग ज्यादा नहीं हुई है, खाली अर्निंग्स ग्रोथ ही मिली है आपको। सो अर्निंग्स ग्रोथ अगर स्टॉक प्राइस में कन्वर्ट हो, दैट इज द इजीएस्ट थिंग टू बाय। आपको हेजिटेशन उसमें होती है कि जी अर्निंग्स तो ग्रो ही है, लेकिन वैल्यूएशन भी बढ़ के 20-25-30% बढ़ गई है फ्रॉम व्हाट दे वर से 2 साल 3 साल 4 साल अगो। फाइनेंशियल में ऐसे नहीं लगता, तो इसलिए फाइनेंशियल इज मोस्ट कंफर्टिंग। चलिए, अब समझ में आ रहा है मुझे कि IDFC फर्स्ट बैंक में पिछले कुछ दिनों में इतनी थोड़ी सी तेजी क्यों आ रही है। तो बैंक्स के अलावा कौन कौन से सेक्टर्स पर आपको दांव लगाना है, कुछ दिलचस्प बातें, कुछ पुराने वाक्य, इन सब पे आप हमारी खास पेशकश आज देख पाएंगे। मार्केट गुरु शाम 7:27 पर CNBC आवाज पर। आगे बढ़ते हैं और रत्नेश, बैंक्स की भी चर्चा कर भी रहे थे, कई दिग्गज बैंक्स में बढ़िया मूव देखने को मिला हाल फिलहाल में, जैसे कि IDFC फर्स्ट की बातचीत हो रही थी। कोई बैंक से आपकी पिक प्रेफर? एक बहुत अच्छा चार्ट फॉर्मेशन बन रहा है फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक में भी हमको रिसेंट में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला था, और ये अपने कंटिन्यू हायर हाई फॉर्मेशन पर बना हुआ। तो एक फेडरल बैंक में मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी तेजी
हालांकि थोड़ा धीरे धीरे चलता है स्टॉक के कंपेयर टू दूसरे स्टॉक से। और फेडरल बैंक में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हमको 130 रुपए के पहले टारगेट देखने को मिलेंगे, और अगर वो उसके ऊपर निकल जाता है तो एक अच्छी तेजी 150 रुपए तक ये लेके जा सकती है। तो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 110 रुपए का। तो पहला टारगेट 130 रुपए का, उसके बाद में फिर 150 रुपए तक की तेजी के लिए फेडरल बैंक में मेरे हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। फेडरल बैंक के ऊपर भी दांव लगा सकते हैं। करीब 150 रुपए का टारगेट, 110 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। डे हाई के आसपास ये ऑलरेडी कामकाज कर भी रहा है। बैंक के अलावा जो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए वो है आईटी। अगले हफ्ते से अर्निंग्स किक स्टार्ट होगी और उसमें आईटी लीड करेगा। सबसे पहले अर्निंग्स उसी के ही आएंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए। आईटी के नंबर्स कैसे रहेंगे, क्या अनुमान लगाया जाए, किन चीज़ों पर आपको नजर रखनी होगी। तो यतिन बताइए अर्निंग कैलेंडर और किस तरह से आईटी के नंबर्स रहेंगे इस तिमाही में। देखिए, आईटी सेक्टर की बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर्स में यानी पिछले 9 महीनों में बड़ा नेगेटिव रिटर्न है, लगभग 30% के आसपास का। ऑब्वियसली कंसर्न्स है यूएस मार्केट्स और ईयू की ग्रोथ को लेके, लेकिन इस रिजल्ट सीजन में आईटी सेक्टर खास फोकस में रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं टीसीएस से शुरुआत होगी और 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आपको काफ़ी सारी आईटी कंपनियां, बड़ी और छोटी, उनका रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फोकस रहेगा 10 तारीख को टीसीएस के नतीजों पे और 12 तारीख को एचसीएल टेक विप्रो के नतीजों पे। एंड ऑब्वियसली क्योंकि इन्फोसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो 13 तारीख को इन्फोसिस के रिजल्ट्स पे नजरें रहेंगी। देख लेते हैं किस हिसाब से आईटी सेक्टर की एवरेज सीसी रेवेन्यू ग्रोथ यानी कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ किस हिसाब से होगी। लगभग अनुमान है ब्रोकरेजेस का ऑन एन एवरेज 3 से 5% के आसपास आपको लार्ज कैप्स की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। अगर हम इसको टेबल में देखें कंपनी स्पेसिफिक, तो सीसी रेवेन्यू ग्रोथ में आपको सबसे ऊंचे पायदान पे आता हुआ दिखाई देगा इन्फोसिस। लगभग डॉलर आय में आपको 3% का इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम टीसीएस, विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो 1.5 से 2% के आसपास की आपको डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। इसके अलावा मार्जिन पिक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम देखें तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा क्योंकि पिछले क्वार्टर में बोनसेस और एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा थी। साल दर साल बेसिस पे ऑब्वियसली प्रेशर रहेगा, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर आप देखें तो 50 बिप्स से लेके 20 बिप्स तक का यानी लगभग आधे % तक का आपको मार्जिन में सुधार आता हुआ दिखाई देगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैल्यूएशन, क्योंकि 10 ईयर एवरेज के 15% प्रीमियम पे अभी भी आईटी कंपनीज ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर हम 2 साल का औसत देखें, क्योंकि कोविड का काल था और कोविड में आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त रैली दी थी, तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में आपको बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है पी मल्टीपल्स में। टीसीएस और इन्फोसिस की बात करें तो लगभग 20 से 30% आपको हिस्टोरिक एवरेज जो 2 साल की है उससे नीचे के वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें प्रीमियम की, तो 10 साल के औसत के हिसाब से 15 से 30% प्रीमियम ज़रूर है, लेकिन अगर हम 5 ईयर एवरेज की बात करें तो वहाँ से डिस्काउंट पे आईटी सेक्टर के वैल्यूएशन चले गए हैं। सबसे टॉप 5 चीज़ें जो हम नज़रें रखेंगे इस टाइम होगी, सबसे पहले मार्जिन्स किस हिसाब से वो शेप अप होते हैं। दूसरी बात कमेंट्री सब आईटी सेक्टर के बेलवेदर कंपनी खास करके टीसीएस, इन्फोसिस की इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यूएस और यूरोप की जो डिमांड ट्रेंड्स हैं वो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रहेंगी कमेंट्री वाइज। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको बायबैक किस हिसाब से होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्फोसिस, विप्रो और और टेक महिंद्रा, ये 3 कंपनी स्पेसिफिकली काफ़ी समय से बायबैक कर रही हैं और 2-3 साल में एक बार ये बायबैक करती हैं, तो वो कूलिंग पीरियड भी इन तीनों कंपनी का निकल चुका है। तो क्या ये कंपनी बायबैक अनाउंस करती हैं, तगड़ा डिविडेंड अनाउंस करती हैं, ये देखा जाएगा। दूसरा हायरिंग ट्रेंड और बीएफएसआई सेक्टर, ये 2 सेगमेंट्स किस हिसाब से शेपअप हो रहे हैं। और आखिरी 5G इंप्लीमेंटेशन और डिजिटल कंप्यूटिंग सर्विसेज, यहाँ किस हिसाब से प्रदर्शन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये पिलर्स हैं ग्रोथ के आईटी सेक्टर के, और यहाँ कुछ भी अगर मामला गड़बड़ाता है तो शायद सेक्टर में फर्दर डीरेटिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो बखूबी आपको समझाया यतिन ने कि किस किस चीज़ पर आपको नज़र रखनी होगी इस पूरे स्पेस में। और शुरुआती नंबर्स यानी कि टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बेलवेदर्स के नंबर जो होंगे वो आपको बहुत हद तक सिचुएशन क्लियर कर देंगे। सोमवार की शाम से अर्निंग स्टार्ट होने वाली है, तो आपको ज़रा ध्यान रखना होगा खासा पूरे स्पेस के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और ये सभी नंबर्स हमें समझाने के लिए। कुछ दिनों से या फिर कहीं कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूँ कि शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को आ रही है। तो गिरावट होती तो जाहिर तौर पर कई निवेशक हैं, कई ट्रेडर हैं, उनको नुकसान हो रहा होता है।
तो आप पूछेंगे टैक्स गुरु का इससे क्या लेना देना है, तो बता दूं कि हमारी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा कुछ खास रिसर्च करके लाई हैं और इनका कहना है कि जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कुछ हद तक आप टैक्स बचा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मुझे भी नहीं पता, गौरी से पूछना। तो गौरी कैसे करेंगे इसको? जी, इसका बहुत ही एक यूनिक तरीका है जो शायद ट्रेडर्स सोचते नहीं हैं कि हम ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको किसी भी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखना है और जब ये प्रॉफिट में आएगा तभी बेचना है, तो आप इसमें कुछ ट्विकिंग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स पे नजर डालें तो 17,260 के जोन्स में इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। 70 अंकों की बिकवाली है। मिड कैप स्मॉल कैप में मेजरली फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज है। मिड कैप इंडेक्स हालांकि आधा % नीचे है। कुछ देर पहले अभी बातचीत हुई थी रत्नेश जी की तरफ से एक यूनाइटेड स्पिरिट्स पर 882 इंट्राडे में हाई अभी छू कर आया है। 875 पर उन्होंने जिक्र किया था, हालांकि उनके टारगेट 925 रुपए के आसपास के हैं। आगे भी हम बातचीत करें कुछ स्टॉक पर, लेकिन उससे पहले नायका ने मिडिल ईस्ट की रिटेलर अपैरल ग्रुप के साथ करार किया है। करार के बाद नायका की फाउंडर और सीईओ फागुनी नायर ने कहा कि इससे गल्फ देशों में कंपनी का कारोबार बढ़ेगा। आपको सुनवाए थे। Today at Nykaa, we are really happy to announce a strategic partnership with Apparel Group. We are looking to form a new entity in the GCC countries. There's a GCC country consists of many countries, so it is a complicated structure with entities in many of the countries, and all of these will together do the business in GCC countries, which will be omni-channel, multi-brand retail for beauty. We are both partners in it. तो आप नायका की मैनेजमेंट को सुन रहे थे। हालांकि स्टॉक में आज मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज है। बहुत ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। करीब 1/4% नीचे स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, अब वक्त है खिलाड़ी अपडेट का, क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है तो किस तरह से परफॉर्मेंस है। सीजी पावर स्वाति होटकर की तरफ से कॉल दी गई थी 260 रुपए के टारगेट से। 235 का स्टॉप लॉस था, उसमें वो अपनी पोजीशंस को, इनफैक्ट ये पोजीशन उन्होंने आज दी है 250-51 के स्तरों पर। ये पोजीशन अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। तो सीजी पावर के ऊपर आप नजर रखेंगे स्वाति की तरफ से। मुनाफे मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आएगा। इसमें स्वाति का रिटर्न करीब 13.5% है। रुचित जैन 15.5% के रिटर्न के साथ सोफा लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार पूर्वांकरा की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद होगी। खासतौर से डिमांड सिनेरियो, राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिचुएशन में कैसी है, और उसके अलावा फेस्टिव